हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। मैं सेल्फ राकेश राज बर्नवाल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे से साथियों के लिए, और वो है साथी नीट वालों के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नीट वालों के लिए और क्लास 12th वालों के लिए, जो कि हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। और वो टॉपिक का नाम है आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लेडीज फर्स्ट ऑलवेज, ऐसी बात नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ खास बातें नहीं है, वो हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, क्योंकि हमारा जन्म और हमारा जो 9 महीना का समय होता है वो इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही गुजरता है। इसलिए सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, अब बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा ज़रूर, मैं आपके साथ हूँ। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है। साथ में उसके हम फंक्शन के भी बारे में बात करेंगे कि आखिर हर एक पार्ट का क्या क्या काम है, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। और अंपायर लेवल पर डिस्कस करेंगे, मतलब समझ लो सब कुछ बच्चा सब यही कर देंगे। ज़्यादा कुछ बताऊंगा यहाँ नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से सब कुछ बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। और क्लास 10th वालों के लिए भी है, जो इतना जितना बताऊंगा उतना सफिशियंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसलिए इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ वो नीट वालों के लिए अंपायर लेवल पर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए क्लास 10th वाला, 12th वाला और नीट वाला हलवा इसको आज समझ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डायग्राम क्लियर बनेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, डायग्राम को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा से डायग्राम बना रहा हूँ, ए टू जेड चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका, कहीं कोई डॉट नहीं आएगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। थोड़ा डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा है, पर आप चीज़ों को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, नाउ क्लियर हो गया।
ठीक है मेरे दोस्त, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ए टू जेड चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, कहीं कोई डाउट नहीं आने दूंगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप थोड़ा क्लियर रहिएगा, ठीक है। ए टू जेड चीज़ मैं अच्छे से बना रहा हूँ। डायग्राम जो हमारा जो डायग्राम है अच्छे से बनना चाहिए, तभी तो क्लियर विजिबल होगा। विजिबिलिटी पूरा तरह से क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई डॉट नहीं आनी चाहिए। चलिए, एक तरह से मेरे ख्याल से परफेक्ट डायग्राम बन चुका है क्या, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका लेबलिंग कर लेते हैं कि कौन क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हम नीचे से पोर्शन से शुरू करते हैं। ये पोर्शन जो आप जो देख रहे हैं, ये कैनाल टाइप का जो ये देख रहे हैं आप, इसको हम क्या बोलते हैं? बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, जरा बताइएगा क्या होता है? वेजाइना होता है। यही जो वेजाइना है, यही वो ऑर्गन, फीमेल का ऑर्गन है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब वेजाइना इज फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, साइड में लिख दें। और ये सिर्फ कॉपुलेटरी ऑर्गन ही नहीं है मेरे दोस्त, बच्चा भी इसी रास्ते से होके निकलता है। इसका मतलब ये बर्थ कैनाल भी फॉर्म करता है, किसके साथ मिलके? सर्विक्स के साथ मिलके। किसके साथ मिलके? सर्विक्स के साथ मिलके ये क्या करता है? बर्थ कैनाल को फॉर्म करता है। और ये जो इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, या तो इसको आप सर्वाइकल कैविटी भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल कैनाल भी बोल सकते हैं। सर्विक्स कैनाल को सर्वाइकल कैनाल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल इसको बोलते हैं। और यही सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके हमारा क्या करता है? बर्थ कैनाल को क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल फॉर्म करता है, जिससे बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये भाई मेरे, ये क्या है जानते हो? ये ओवरी है। देखने से ही ओवल शेप लग रहा है, तो ये ओवरी है, ये भी ओवरी है। दोनों साइड लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा कि वो भी ओवरी, ये भी ओवरी, ठीक है। दो ओवरी होते हैं फीमेल में, ठीक है। यहीं लिख देता हूँ, ओवरी जो होते हैं दो होते हैं। नाउ ये जो आप जो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज फैलोपियन ट्यूब। यस, इसी को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज आवर फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं हम इसको? फैलोपियन ट्यूब। और इसी का दूसरा नाम भी क्या है मेरे दोस्त? ओविडक्ट। ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब, सर ये ओवरी जो है ना, ओवम रिलीज करता है, और यही ओवम इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो ये जो डक्ट है, ये ट्यूब जो है, और इसमें ओवम चला आया है, तो क्या हम इसका नाम दे देंगे? ओविडक्ट। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। अब मेरे दोस्त, ये जो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का डक्ट जो है हमारा, उसका भी 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा 3 पार्ट होता है? यहाँ मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें भी 3 पार्ट होता है। सबसे पहले पार्ट आप जो ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, इसको क्या बोला जाता है जानते हो? इनफंडिबुलम। क्या बोला जाता है इसको? इनफंडिबुलम। और ये जो आप देख रहे हो वाइडर पार्ट, ये फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडर पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट जो होता है, उसको क्या बोला जाता है जानते हो? एम्पूला। दिस इज एम्पूला, ये एम्पूला है, ठीक है। और ये जो फिर नैरो पार्ट जो आ गया, उसको क्या बोलते हैं जानते हो? इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब आवर फैलोपियन ट्यूब हैज, मतलब आवर मतलब कहने का मतलब है फीमेल। फीमेल के पास जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पूला और इस्थमस, ठीक है। अब मेरे भाई, ये जो इनफंडिबुलम जो देख रहे हैं, इस पर ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या नाम है? जरा हम उसको भी नेमिंग कर देते हैं। इसको दोस्त हम बोलते हैं फिम्बरी। यस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्बरी। आखिर ये फिम्बरी करता क्या है मेरे दोस्त? यस, इसका भी काम है। ये जो ओवरी से जो ओवम निकलता है, उसको वो कैच करता है, पकड़ता है,
और वो इनफंडीबुलम में लेके चला आता है उसको, ठीक है। फिर इनफंडीबुलम से लेके कहाँ चला गया, एम्पुला, एम्पुला से कहाँ चला गया, इस्थमस। यस, यही वो रीजन है एम्पुला और इस्थमस के बीच का, मतलब जंक्शन। यहीं पर हमारा क्या होता है, यहाँ से जो स्पर्म जाता है ऐसे 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 करके यहीं पर जाके ये फर्टिलाइज करता है। फिर हमारा वो फर्टिलाइज स्पर्म ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, यहीं पर जायगोट बनता है। और फिर यहीं पर जायगोट का क्या होता है, डिवीजन होता है। जब वो 8 सेल का डिवीजन हो जाता है कंप्लीट, मरुला, जायगोट से मरुला बन जाता है। फिर वो मरुला इधर से घूम के आ जाता है, ये यूटेरस में चला आया। ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं ये यूटेरस पार्ट है, इस यूटेरस में आ गया। अब या तो वो मरुला ब्लास्टुला जो है उसको हम या तो ये यहाँ पर चिपक जाएगा या यहाँ पर चिपक जाएगा या यहाँ पर कहीं भी चिपक सकता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और फिर उसके बाद जहां ये यूटेरिन वाल से अटैच हुआ उसके बाद हमारा बेबी का क्या होता है, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर 9 मंथ तक ये यहीं रहता है और यहीं पे इसका पालन पोषण एक तरह से सब कुछ यहीं होता है। वो उस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है हमारे यूटेरिन का वाल से, और उस तरह से क्या रहता है, उसका नरिशमेंट मिलता रहता है। और 9 महीना ये बच्चा का यहाँ पालन पोषण होता है। और जब 9 महीना कंप्लीट हो जाता है तो ये खुद ब खुद एक, ये जो यूटेरस आप जो देख रहे हैं खुद ब खुद एक कंट्रैक्ट करता है। कंट्रैक्ट जो करता है उसके बाद जो क्या होता है, ये हमारा बेबी बाहर की तरफ आता है। और फिर ये भी, ये जो पार्ट आप इतना नैरो देख रहे हैं, इतना नैरो उस समय नहीं होता है, हार्मोन सब वहां पर एक्ट करता है और इस वजह से ये चौड़ा हो जाता है और ये बर्थ कैनाल फॉर्म हो जाता है। इस तरह से हमारा बेबी बाहर आ गया। मुबारक हो, आपके घर में लड़की हुई है। ओके, लड़का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल का बेबी का लक्ष्मी जी का आगमन कर दिए, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब इतना तक क्लियर है, बाकी हिस्ट्री तो आपको बता ही दिए। फिलहाल आप ये देखिए, ब्लैक तो यूज कर चुके हैं, ब्लू। यस, ये जो हमारा अब ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये यूटेरस है। यस, दिस इज फीमेल यूटेरस। ओके, ये क्या है मेरे दोस्त, और इसके अंदर का जो ये जो कैविटी दिख रहा है ना, कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरिन कैविटी। इसको क्या बोलते हैं हम, यूटेरिन कैविटी, ठीक है। इसी में हमारा बच्चा पलता है। दूसरा बात, ये जो यूटेरस का जो ऊपर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज यूटेरिन फंडस। इसको क्या बोलते हैं हम, ये यूटेरस का फंडस पार्ट है। उसके बाद समझ में आ गया, ये कैविटी है। दिस इज आवर यूटेरस। ये जो स्ट्रक्चर है यूटेरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो फैलोपियन ट्यूब है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला जो है, ये कुछ नहीं है, ये दिखा रहा है कि ये ओवरी जो है हमारे यूटेरस वाल से, बॉडी वाल से जुड़ा हुआ है। और किस चीज से जुड़ा होता है भाई मेरे, वो भी रिप्रेजेंट कर ही देता हूँ। ये कुछ और खास नहीं, ये जो इधर से भी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये क्या रहता है, हमारा जो यूटेरस जो रहता है लिगामेंट से बॉडी वाल से अटैच रहता है। दिस इज, ये कुछ नहीं है, ये दिस इज आवर लिगामेंट। ये क्या है, लिगामेंट से अटैच होता है ओवरी और साथ में यूटेरस। ओके, इतना क्लियर है, विजन पूरा तरह से क्लियर हो गया। ये यूटेरिन फंडस है। ऊपर का पार्ट जो यूटेरस का देख रहे हैं ये फंडिक पार्ट होता है, जैसे हम स्टोमक में देखे थे ऊपर का पार्ट फंडस पार्ट होता है। इतना क्लियर है, ठीक है ना। ये जो यूटेरस का जो आउटर बाहर का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, बाहर का जो यूटेरिन वाल है, वो क्या चीज का बना होता है, वो होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम उसको क्या बोलते हैं, यूटेरस का आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। जी हाँ। और उसके बाद जो आप ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मायोमेट्रियम। ये मिडिल पोर्शन है, मायोमेट्रियम, ये मिडिल पोर्शन है, इसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। और ये जो आप ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है भाई मेरे, इंडोमेट्रियम। यस, इंडोमेट्रियम। इतना क्लियर है। यही तीनों क्या है मेरे दोस्त, ये है यूटेरिन वाल। क्या है ये है यूटेरिन वाल। ये यूटेरिन वाल लेयर कह लो। जो फर्स्ट लेयर है
पेरीमेट्रियम, सेकंड है मायोमेट्रियम, थर्ड है एंडोमेट्रियम। क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है। आप जो जानते हो ये जो लेयर जो आप देख रहे हो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यही यही मेन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है सबसे मेन, अगर कोई लेयर है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लड़की लोग में जो मेंसेस होता है, सबसे मेन रीजन अगर कोई है तो ये एंडोमेट्रियम। यस, यही वॉल लेयर जो है यही ब्रेक डाउन कर जाता है। इस ये एंडोमेट्रियम जो होता है ब्लड सबसे सप्लाइड होता है, ठीक है। यही एंडोमेट्रियम जो वॉल लेयर ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से मेंसेस के दौरान फीमेल सबको क्या होता है, ब्लड आता है और वो इधर से भेजा ना होकर बाहर निकल जाता है। और वो ऐसा ब्लड होता है मेरे दोस्त जो वो कोगुलेट नहीं हो सकता है। यस, इसमें जो कोगुलेशन, जो हमारा ब्लड को जो कोगुलेट करता है, वो कोगुलेशन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। वो क्या करता है, इसको ब्लड को क्लट नहीं होने देता है, सीधा इजिली पास कर देता है। और वो क्लट होगा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर क्लट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई उसको। तो ये काम ही है जो इंडो में, एक तरह से समझो ये यूटेरस को ना सफाया करता है, जो भी होगा पूरा तरह से वॉल लेयर को, जो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन करता है, पूरा वॉल को एकदम सफाई कर देता है। और गंदगी एक तरह से ब्लड के थ्रू सब बाहर चला आता है। यूटेरिन एक तरह से समझो फिर से 1 महीना के मतलब फिर से 28 दिन के लिए फिर से वो तैयार हो जाता है, फिर से वो ओवुलेशन के लिए तैयार अपने आप को मतलब एकदम साफ सुथरा कर लेते हैं, ताकि इसके यहाँ मतलब आए और बच्चा इससे जुड़े। मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो आए, इसमें बच्चा मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांट कर जाए, और फिर वो बच्चा को अच्छा से नोरिशमेंट सब कुछ करेगा, बच्चा को पालन पोषण होगा। ये अपने आप को एक तरह समझो तैयार कर रहा होता है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, बेबी के लिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये ओवम फर्टिलाइज कर गया तब तो भाई मेरे ये एंडोमेट्रियम वाल ब्रेकडाउन क्यों होगा, फिर क्यों होगा? ये तो उसी के लिए मतलब अपने आप को तैयार कर रहा था कि भाई बेबी आएगा, हमसे चिपकेगा, हम उसको नरिशमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो बच्चा अगर इसमें आके चिपक गया, ये यहाँ भी चिपक सकता है, यहाँ भी चिपक सकता है, कहीं भी आगे चिपक जाएगा, फिर इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये 9 मंथ तक अपने आप को मेंटेन करके रखता है, फिर ये एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन नहीं होगा। आप देखिए होइएगा, जो लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है मेरे दोस्त, उसमें मेंसेस नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम तो अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन करके रखेगा ना। अगर ये टूट जाएगा तो फिर बच्चा भी ना बाहर आ जाएगा। लेकिन ये एंडोमेट्रियम अपने आप को उस समय तोड़ ही तब रहा होता है जब उसको अपने आप को उसको प्रिपेयर करना होता है बच्चा के लिए, ठीक है। अब बच्चा तो यहाँ उसको मिल गया तो काहे टूटेगा, बस उसको नरिशमेंट करता है, पालन पोषण करता है, 9 मंथ डेवलपमेंट हो जाता है और फिर बच्चा को बाहर निकाल देता है। सिंपली खेल खत्म, पैसा हजम, वही वाली बात है, नथिंग एल्स। इतना क्लियर है मेरे दोस्त? हाँ। अब ये मायोमेट्रियम का भाई क्या काम है, तो आप देख लो, ये थिक मसल्स है, ये मस्कुलर पार्ट है यूटेरिन का। ये जो क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, मस्कुलर पार्ट होता है हमारा। इसका बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्त। इसका सबसे बड़ा रोल कब है जानते हो? कॉन्ट्रैक्शन में। मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है, तो मस्कुलर और पार्ट है ये, और मोटा भी थिक भी है। तो ये मसल्स क्या करता है, जब हमारा बच्चा फुल्ली तरह से डेवलप हो जाता है तो हमारे बच्चे को ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके अपने वाल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट जो करता है वो बेबी पर प्रेशर बनता है। बेबी पर से जो प्रेशर बनता है तो ये बेबी बाहर आने की कोशिश करता है, जिस वजह से बाहर आता है। और एक वक्त आता है जब ये उस समय एक हार्मोन एक्ट करता है इस पे, रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि इसको रिलैक्स कर देता है इस पार्ट को, और बेबी हमारा सट सिन बाहर चला आता है इजीली वे में। आजकल तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी आजकल हो ही कहाँ है। दिस इज आवर नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन आजकल तो ऐसा हो ही नहीं रहा। बेबी यहाँ से तो सब कुछ सही सलामत रहता है, और ये जब डिलीवरी का बात आता है तो बेबी यहाँ से पास ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये सही से अपने आप को खोल ही नहीं पाता है। जब ये सही से फैलेगा नहीं तो बेबी कैसे बाहर आएगा? उस कंडीशन में क्या होता है मेरे दोस्त, पेट को चीरना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल, सी सेक्शन बोलते हैं। सी सेक्शन कट लगाया जाता है, पेट खोल दिया जाता है, बच्चा को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर सील दिया जाता है। यही खेल है आजकल। आजकल तो एक डॉक्टर लोग इसको अथी भी बना लिया है, एक मतलब पैसा कमाने का जरिया भी अच्छा खासा बना लिया है। नॉर्मल डिलीवरी करने का तो उतना चार्ज लगेगा नहीं, फट से सर्जरी कर देता है, फट से 30-40 हजार का बिल बना देता है। तो ये थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये भी है कि अगर बच्चा कॉम्प्लिकेशन में है, अगर उसको सही समय अपना निकालेंगे तो बच्चा को भी दिक्कत होगा।
इस वजह से हम लोग भी क्या करते हैं, अथी नहीं करते हैं और फिर वो ऑपरेशन के लिए हाँ कर देते हैं और फिर वो ऑपरेशन के थ्रू बाहर चला आता है हमारा बच्चा। ठीक है, इतना सब चीज क्लियर है। अब हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं जानते हैं? अब हम आपको बताने वाले हैं क्या, अब हम आपको बताने वाले हैं क्या, जरा गौर से सुनिएगा कि जब ये ओवरी रिलीज करता है ओवम, तो ये फिम्बरी के पास जाता है, फिम्बरी इसको कैच करके इनफंडिबुलम पे ले जाता है, इनफंडिबुलम से ये कहाँ पहुंच गया, एम्पुला। अब ये तो भाई ओवम आ गया और ये ओवुलेशन होता है मेंसेस, जैसे मान लो किसी का 28 दिन का मेंसेस होता है तो वो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मेंस्ट्रुएशन का 14th डे ऑफ ये ओवुलेशन होता है। यहाँ पर ओवम 14th डे यहाँ पहुंच जाता है। अब वो इंतजार करता है मेरे दोस्त, यस वो इंतजार करता है, कम से कम 24 से 48 घंटा वो इंतजार करता है ओवम यहाँ पे कि भाई कोई तो स्पर्म भेजो, मुझे फर्टिलाइज करो, मैं आगे का काम करूंगा, जैगोट बनाऊंगा, एम्ब्रियो बनाऊंगा, बच्चे बनाऊंगा, तुम लोग को खुशखबरी दूंगा। लेकिन क्या होता है मेरे दोस्त, ये भी इंडोमेट्रियम बहुत खुश है कि भाई मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ, तुम जल्दी से फर्टिलाइज हो और मेरे आंखें चिपक जाओ, मैं फिर अपना उसके बाद मैं आपका बाहर का काम देख लूंगा, जो मेरा काम है वो हम देख लूंगा। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ से स्पर्म जाता है और ये बेचारा ओवम 2 दिन मतलब 48 घंटे तक मैक्सिमम इसका है जो वो यहाँ पर वेट करता है। और जब वो देखता है कि भाई स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर ये क्या करता है, यही ओवम बाद में इसे आके फिर देखता है ये इंडोमेट्रियम भी कि भाई मेरे ये तो फर्टिलाइज किया ही नहीं, ये तो उसी आ गया है, खुद ब खुद अकेला आ गया। तो फिर ये भी बेचारा उदास होकर अपने आप को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब तुरंत ब्रेक डाउन नहीं करता है, वो माया फिर फर्टिलाइजेशन ऐसे करके आपने तो रोका रहता है, होल्ड पे रहता है। फिर 14th डे जब वो 28 डे पूरा हो जाता है उसके बाद ये अपने आप को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करता है और फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है 28 दिन के बाद। ठीक है, फिर 28 दिन फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से वही साइकिल स्टार्ट होता है। ये जो इतना दिन तक जो मेंटेन रहता है एंडोमेट्रियम, एक हार्मोन के वजह से ये मेंटेन रहता है। ठीक है, वो हार्मोन, ये सब जो प्रोसेस है मेरे दोस्त हार्मोन के कंट्रोल के अंदर है। हार्मोन जब ही वो हार्मोन हटता है, ये डिसइंटीग्रेशन, इस इंडोमेट्रियम का जो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है और ये टूट जाता है। ये सब जो खेला जो है हार्मोन का है। अब हार्मोन के बारे में आपके 10th लेवल पर तो उतना दिया नहीं है मेरे दोस्त, 12th में दिया है और नीट वालों को भी तो पढ़ना ही है। तो हार्मोन लेवल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है। अब यहाँ मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ये जो आप वेजाइना जो देख रहे हैं, दिस इज फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। यस, यही फीमेल इसी ऑर्गन से क्या करता है, कॉपुलेशन करती है। जैसे मेल किस ऑर्गन से कॉपुलेशन करता है, पेनिस से, पेनिस से वो क्या करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल का होता है। उसी तरह ये फीमेल, यहाँ पर ये पेनिस इंटर किया, ऐसे करके आया, यहाँ पर वो अपना चीज डिस्चार्ज किया, रिलीज किया। ठीक है, वही अपना क्या कहते हैं, वो जो रिलीज करता है मेरे दोस्त, सीमेन रिलीज किया, पेनिस सीमेन रिलीज किया। उसी सीमेन में क्या होता है, सीमेन में 2 चीज होता है, एक स्पर्म होता है और एक सेमिनल प्लाज्मा होता है। वो लिक्विड जो आप देखते हैं सेमिनल प्लाज्मा, उसी में साथ में स्पर्म भी होता है। वो सेमिनल प्लाज्मा क्यों होता है, तो वो हमारे स्पर्म को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, नरिशमेंट के लिए, और एक तरह से मीडियम है, वो उसी मीडियम है जो उसी मीडियम के थ्रू वो पास कर सकता है और ऐसे नहीं पास कर सकता। तो वो एक मीडियम है, प्रोटेक्टिव मीडियम है, जिसके वजह से स्पर्म अगर एक बार इंटर कर गया मेरे दोस्त, ये स्पर्म एक बार इंटर कर गया मेरे दोस्त, तो ये कहाँ जाएगा मेरे दोस्त, या तो ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ढूंढता रहता है कि कहाँ ओवम है मेरे दोस्त, ओवम कहाँ है। फिर ये ओवम ऐसे जाके यहाँ पर ऐसे फर्टिलाइज इससे कर लेता है। फिर आगे का प्रोसेस, जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बेबी बनता है, फीटस बनता है, फीटस डेवलपमेंट होता है, 9 मंथ के बाद हमारा चाइल्ड बेबी बाहर आ जाता है। इतना क्लियर है मेरे दोस्त, और इसमें कुछ खास बात है नहीं करने को, बाकी सब बता ही दिया हूँ। अब एक बात और, मैं एक बात बता देता हूँ मेरे दोस्त कि आजकल ना बहुत सारे प्रॉब्लम ये भी हो रहे हैं मेरे दोस्त, ये जो यूटेरस है ना, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो कैसे, यही जो है
किसी किसी को एक वक्त आता है, मतलब जब बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मतलब जब शुरुआती, मतलब 12-13 साल की जो उम्र लड़की का होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उस समय प्यूबर्टी की जो एज में होता है उस समय जो स्टार्ट मेंसेस होता है उसको हम मेनार्च बोलते हैं। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनार्च। लेकिन क्या ये पूरी जिंदगी भर होता रहता है क्या मेरे दोस्त मेंसेस? ना मेरे दोस्त, ये पूरी जिंदगी भर नहीं होता है। ये एक वक्त में जाकर रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है, बॉडी कहता है बस अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उम्र हो गई है मेरे दोस्त, अब वो चीजें नहीं झेला जाएगा। इंडो ब्लड का लॉस होता है ना इसमें बहुत, कम से कम 60 से 80 ml ब्लड लॉस होता है। मतलब 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग चलता है मेरे दोस्त, ब्लीडिंग होता है, खूब पेन होता है, बहुत दर्द में रहती है एक तरह से उस समय ना। फीमेल बहुत दर्द से गुजर रही होती है एक तरह से देखो तो। पीरियड पेन जो होता है ना बहुत ही दर्दनाक पेन होता है, और उससे भी दर्दनाक पेन होता है जब बच्चा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो, हमारा बच्चा जो प्लेसेंटा के थ्रू जो इंडोमेट्री यूटेरस से चिपका जो रहता है वो टूट रहा होता है उस समय, बच्चा घींच रहा होता है, वो टूट रहा होता है एकदम समझिए, और फिर जैसे लग रहा है हड्डी तोड़ रहा है कोई, इस तरह से वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बाहर निकल रहा होता है, जिस वजह से इतना पेन होता है। इसलिए माँ का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि बहुत दर्द झेलती है। वो उस समय से ही दर्द झेल रही होती है जब तुम उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। और बाकी जब जन्म लेने के बाद तो जानते हो क्या हेन होता है, उसमें भी बहुत मतलब टफ ही सिचुएशन है, इसलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है, क्योंकि वो शुरुआते से तुम्हारा दर्द को झेल रही होती है। ठीक है, इसीलिए रिस्पेक्ट फीमेल, रिस्पेक्ट मदर एंड रिस्पेक्ट सिस्टर। ओके, ऑलवेज इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हम मर्द कठोर जरूर होते हैं, लेकिन फीमेल के लिए कठोर बनना सही नहीं है। ओके, ठीक है, उनको समझने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है मेरे दोस्त, ऊपर वाले फीमेल को इतना दर्द दिए हैं तो वो इससे स्ट्रांग भी वो उतना ही होती है। हमारे मेल के कंपैरिजन में हम मेल बाजू से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये फीमेल इंटरनली से स्ट्रांग, अंदर से स्ट्रांग होती है। जो इतना दर्द झेलती रहती है ना यार, हम लोग बाहर का दर्द झेल लेते हैं, बाहर का सब कुछ कर लेते हैं, फिजिकली दिस दैट, 10 बोरा उठा लिए, ये कर लिए वो कर लिए, लेकिन मेरे दोस्त ये फीमेल इंटरनली दर्द को झेल रही होती है, जिस वजह से ये इंटरनली ज्यादा स्ट्रांग होती है, इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, हर चीज में ये फीमेल, और सिर्फ यही नहीं, हम में जितना सेक्स करने का जितना अर्ज होता है उससे कई गुना ज्यादा इसमें पाया जाता है। मतलब हर चीज में फीमेल एक तरह से देखो तो हमसे कई गुना ज्यादा है हर चीज में। मैं उस प्रोस्पेक्टस से नहीं बोल रहा हूँ कि काम काज ये वो इस सब में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे भी आप देख लीजिए आजकल फीमेल किसी से कम नहीं है। लेकिन एक बात बोलूंगा मेरे दोस्त कि ये फीमेल में हर एक चीज ही ज्यादा है, दर्द सहने की क्षमता ज्यादा होती है, सेक्स की चाहत भी उतनी ही ज्यादा होती है मेल के कंपैरिजन में, और ये इमोशनल स्ट्रांग भी उतनी ही ज्यादा होती है। ओके, ये रोती है, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ इमोशनली वीक, ये अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है मेरे दोस्त। हम लोग एक्सटर्नली स्ट्रांग होते हैं इस वजह से रोते नहीं, पर इंटरनली देखा जाए तो हम लोग बहुत ही कमजोर हैं। समझ में आ रहा है? ओके, आप चलिए, इतना बात तो हो गया। उसके बाद ये तो चला गया पेनिस इधर उधर सब कुछ देख लिए, सब कुछ ए टू जेड चीज देख लिए, सब कुछ फर्टिलाइजेशन ए टू जेड सब चीज देख लिए, कहीं कोई अब दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, यही था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक बात मेरे दोस्त, जो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम देख रहे हैं ये मेरे अंदर का पार्ट है, ये हम व्यू नहीं करते हैं। फीमेल का जो हम एक्सटर्नल व्यू जो हम देखते हैं वो क्या होता है जानते हो? दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वो क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जेनिटेलिया है, जो कि किसका बना होता है? सबसे पहले मेरे दोस्त उसको भी मैं डिनोट, जो आप बाहरी पार्ट जो फीमेल का देखते हो, जैसे हमारा बाहरी पार्ट तो यूं नजर आ जाता है, पेनिस नजर आ जाता है, और क्या नजर आ जाता है? टेस्टिस नजर आ जाता है, स्क्रोटम में
टेस्टिस नजर आ जाता है, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ दिखता है फीमेल में। तो फीमेल में जो वो बाहरी पोर्शन जो दिखता है उसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। वो क्या क्या चीज का बना होता है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले से बाबू मेरे वो होता है मॉन्स पीविस। यस, ये मॉन्स पीविस क्या है? तो भाई मेरे आप देखे होंगे फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वो मॉन्स पीविस ऊपर का जो पोर्शन होता है, ऐसे करके मान लो एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो और ऐसे करके ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ऐसे करके जो आप देखते हो ऐसे करके ये पोर्शन जो है ये मॉन्स पीविस हो जाता है, जो फैटी होता है। आप खुद यहाँ प्रैक्टिकल तो नहीं बता सकता हूँ, इम्पॉसिबल है, लेकिन आप खुद जानते होगे, देखे भी होगे। और ये जो आप पार्ट जो मेरे दोस्त देख रहे हो दिस इज लेबिया मेजोरा। ये जो मोटा पार्ट जो आप देख रहे हो दिस इज लेबिया मेजोरा। सेकेंड पार्ट इज लेबिया मेजोरा। ये भी भाई मेरे क्या ये भी भाई मेरे थिन हेयर से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद आ गया भाई मेरे एक पतला सा एक फिर आता है कौन, तीसरा नंबर पे आता है लेबिया मैनोरा। ये सब मेरे भाई उसका बाहरी पार्ट का ठीक है। ये हो गया, ये जो आप देख रहे हो फ्लेशी फोल्ड होता है, फ्लेशी होता है, मांसी होता है और पतला सा होता है, थीन होता है, तो वो उसको लेबिया मैनोरा कहते हैं। और ये जो पोर्शन आप जो यहाँ देख रहे हो मेरे दोस्त, ये जो पोर्शन जो होता है फीमेल का, यही फीमेल का जो ये सेंसिटिव पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, सबसे सेंसिटिव पार्ट यही होता है। इसको जो हम बोलते हैं मेरे दोस्त ये होता है क्लाइटोरिस, इसी को हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। और ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं दिस इज मेरे दोस्त ये पार्ट इसी में पेनिस जाता है। पेनिस क्या करता है, इंटरकोर्स के समय पेनिस इसी में जाता है। इसको जो हम बोलते हैं मेरे दोस्त ये वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग जो होता है, वेजाइनल ओपनिंग है ये, और इसी वेजाइनल ओपनिंग जो होता है ये कवर्ड रहता है किससे, हाइमन से। वेजाइनल ओपनिंग जो होता है कवर्ड होता है, कवर्ड बाय हाइमन। यही हाइमन क्या होता है सर, तो सर ये जब तक प्यूबर्टी मतलब जब तक ये कॉपुलेशन नहीं की होती है तो ये वेजिनल ओपनिंग को एक तरह से पार्सली कवर किए रहता है इसको, ताकि कोई मतलब एक तरह से समझिए प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अथी मैक्रोब्स के लिए, मैक्रो ताकि उसको मैक्रोब्स अथी ना कर सके, इन्फेक्ट ना कर सके या बाहरी गंदा चीजों उसमें ना जाए, इस वजह से वो पार्सली कवर्ड रखता है उसको, मतलब प्रोटेक्शन। ठीक है, यही जब पॉपुलेशन जब होता है तो यही हाइमन ब्रेक डाउन कर जाता है, और ब्रेक डाउन करके ब्लीडिंग उस समय होता है, क्योंकि वो टूट रहा होता है, एक तरह से ब्लीडिंग होता है उस समय। इसलिए आप जानते होंगे कि शुरुआत में जब पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम जो लड़की फीमेल करती है तो उस समय थोड़ा ब्लीडिंग होता है, पर इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। यस, आजकल देखा गया है ये हमेशा सच नहीं है। क्यों सच नहीं है कि मेरे दोस्त ये आजकल जो हो रहा है, मान लीजिए कोई फीमेल साइकिल चला रही है, अब साइकिल ऐसे ऐसे चला रही है, जर्किन पड़ गया, अचानक से बीच में जर्किन पड़ गया, उस वजह से भी इस पर प्रेशर पड़ा, हार्मोन उस समय भी टूट गया। कोई लड़की घुड़सवारी कर रही है, घुड़सवारी कर रही है तो उसमें भी जर्क पड़ा, उसमें भी ये हार्मोन ब्रेक डाउन कर गया, ब्लीडिंग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हार्मोन जो है इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ फीमेल की, मतलब वो अभी तक सेक्स की है या नहीं की है। इस वजह से हम हार्मोन के बेस पे हम लड़की को जज नहीं कर सकते कि वो अभी तक क्या कहते हैं उसको क्या उसको हम बोलते हैं लड़की सेक्स की है या नहीं की है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हार्मोन साइक्लिंग से भी ब्रेक डाउन कर सकता है, मान लीजिए गिर गई उस समय भी ब्रेक डाउन कर सकता है, प्रेशर पड़ा हार्मोन वाल टूट गया, पतला सा होता है ये लेयर के लिए, और उस समय ब्लीडिंग हो गया, ये तो टूट गया। अब कोई मेल उसको कहेगा यार ना ये तो ब्रेक डाउन, मान लीजिए यही लड़की इंटरकोर्स की, हार्मोन तो पहले से ब्रेक डाउन था, क्या इंटरकोर्स की ब्लीडिंग हुआ है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या उसके पास वो पहले से ही सेक्स की हुई थी, बिल्कुल नहीं, वो तो यार हार्मोन एक्सीडेंटली क्या हो गया, टूट गया, फट गया, जिस वजह से इसका मतलब हार्मोन इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एक्टिव ऑफ फॉर फीमेल। ओके, और दूसरी बात मेरे दोस्त ये हार्मोन हो गया, और यही क्लाइटोरिस और ये वेजिनल ओपनिंग के बीच में जो होता है मेरे दोस्त ये क्या होता है जानते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग। यस, यहीं से फीमेल जो है यूरिन पास करती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं
यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं ऐसे करके, जो कह लो ऐसे 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 करके, दिस इज एनस पार्ट, जहाँ से फीमेल क्या करती है, फीकल मैटर बाहर निकालती है, ठीक है। यही सब है, कुछ खास बात है नहीं, इतना ही पार्ट दिखाया हूँ। क्या ये डायग्राम रहने दूँ? रफली बताया हूँ, कुछ खास नहीं है। दिस इज अ हेयर, ऐसे ऐसे कर दो, कुछ खास बनाया नहीं हूँ, बस रफली समझाने के लिए बताया हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे, कहीं कोई डॉट नहीं होगा। एक बात और बता दूं कि सबका कितना कितना होता है मेरे दोस्त। वेजाइना एक होता है, सर्विक्स भी एक होता है, यूटेरस भी एक होता है, लेकिन ओवरी दो होता है, फैलोपियन ट्यूब भी दो होता है। और ये फैलोपियन ट्यूब मेरे भाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। क्लियर है? और तो कहीं कोई बात रहा नहीं। पेरीमेट्रियम ये outer लेयर है, पेरीमेट्रियम जो है ये outer पार्ट है, मायोमेट्रियम मिडिल पार्ट है, और इंडोमेट्रियम अंदर का पार्ट है, इनर पार्ट है। यही मेंसेस के दौरान ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ड्यूरिंग मेंसेस, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और क्योंकि ये ब्लड वेसल से क्या रहता है, कंटेंट रहता है इसमें। और ये मायोमेट्रियम जो होता है मेरे दोस्त, ये कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। और कब कंट्रैक्शन होता है, जब बेबी होना होता है, मसल्स कंट्रैक्शन करता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं आपको ऐसे ही इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करूँगा। ओके बाय।